अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अभिलाषा त्यागी है। मेरी शादी यहाँ बादशाहपुर में 23 फरवरी 2012 में हुई थी। अच्छा। और मेरे पति का नाम जो है वो गगन त्यागी है। मेरी ननंद थी पारुल। और मेरा एक देवर है जिसका नाम अमन है। और मेरे ससुर हरिओम त्यागी हैं। और मेरी सासू जो हैं वो सुमन त्यागी हैं। आपके कैसे रिश्ते थे पारुल त्यागी के साथ? मेरे पारुल त्यागी के साथ एक बहन जैसे संबंध थे। वो मुझे कभी ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि वो मेरी ननंद है। हमारा साथ उठना, साथ बैठना, साथ खाना-पीना, साथ जाना, घूमना, हमारी सारी चीज़ें साथ होती थी। हम कभी एक-दूसरे के बिना रहे नहीं। मेरी शादी 2012 में हुई थी, उनकी शादी 2015 में हुई थी। 3 साल वो मेरे पास कुँवारी रहीं। वो बहुत संस्कारी, सुशील, शांत, इतने शांत स्वभाव की लड़की थी और बहुत ही हिम्मत वाली भी थी। चीज़ों को गलत और सही को सही। वो बहुत अच्छी लड़की थी। कहाँ शादी की गई थी? शादी की गई थी इनकी झटीकरा, झटीकरा में हुई थी इनकी शादी। ये झटीकरा में इनकी शादी हुई थी और ये अभी उत्तम नगर में रह रहे हैं। कैसे ताल्लुकात रहे वहाँ? ताल्लुकात वहाँ पर तो इनके शादी के थोड़े दिन बाद ही इन्होंने इन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। टॉर्चरिंग जो शुरू करी थी, दबाव बनाया था, पैसे लाने से शुरू हुआ था। इमोशनली भी ये चीज़ें हुई थी, सासू ने करी थी, सासू ललिता ने। और जो निधि ननंद है उसने लगातार ये चीज़ें वो करती रही, बार-बार, बार-बार पैसों की कि पैसे लाओ। मतलब इमोशनली भी वो लड़की उस टाइम पे भी नहीं समझी थी कि ये मुझसे पैसे ऐसे मँगा रहे हैं। जब शादी की थी तब कुछ क्या दिया? जब हमने शादी की थी तो शादी में आप ये कितनी सच्चाई है ये आप पारुल ने खुद वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं। 26 लाख कैश दिया था। हमने फॉर्च्यूनर बुक करी थी। हमारी कैश देने की कोई मंशा नहीं थी। हमारी इच्छा ये थी कि हम, क्योंकि हमारी छोरी ने कही थी कि हम बातचीत करते थे घर में कि हम अपनी बहन को बड़ी गाड़ी देंगे। तो 26 लाख की हमने फॉर्च्यूनर बुक करी थी, लेकिन उन्होंने हमें बोला कि फॉर्च्यूनर जी नहीं, हमें आप कैश दे दो। तो ये वहाँ से शुरू हुई थी कहानी। फिर हमने 26 लाख कैश दिया था, लेकिन उससे पहले हम 5 लाख कैश अपनाने में दे चुके थे उन्हें। उसके बाद भी उन्हें 5 लाख जो वो रोकना वगैरह होती है उसमें जाते हैं, जब दिया था। और 80 तोले के करीब हमने सोना दिया है। इस बात का तो पूरा समाज झटीकरा गवाह है इस चीज़ का कि हमने कितना सोना दिया है। अच्छा, उत्तम नगर में कब से रहने लगे थे? उत्तम नगर में जब ये शादी हुई है हमारी ननंद की, तो उस टाइम पे इन्होंने ये बोला था कि आप कैश दे दो। तो उस टाइम पे जब इन्होंने उत्तम नगर में फ्लैट खरीदा, जब हमने 26 लाख दिए हैं, तब इन्होंने ये फ्लैट खरीदा है उत्तम नगर में। और वहाँ पे जब से इन्होंने रहना शुरू किया शादी के थोड़े दिन बाद ही। एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि एग्जैक्ट डेट कब थी, लेकिन उस शादी के बाद ही वहाँ पे रहना शुरू करा। शादी यहाँ पे हुई थी झटीकरा में। पारुल के रिश्ते कैसे रहे वहाँ उत्तम नगर में उनके साथ? पारुल बहुत सेवा करती थी, हर तरह से उनके साथ खड़ी रही है। क्योंकि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाभी और ननद का कैसा रिश्ता होता है। लेकिन यहाँ पे मैं इस चीज़ को कह रही हूँ कि मेरी पारुल जो थी वो एक मेरी बहन की तरह रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो फिर वहाँ पे वो किस तरह से रही होगी। उसके संबंध अच्छे थे, वो अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश करती थी सबका ध्यान रखना, लेकिन उन लोगों ने उसे समझा नहीं। और बस उन्हें ये लगा कि क्योंकि उनकी डिमांड हमने पहले ही वो इस चीज़ में आ गया था कि 26 लाख उनके दिमाग में बढ़ गई ये चीज़ कि हम इससे बस अब पैसे मंगाया करेंगे। तो अभी आखिरी समय में ये जो वीडियो देखने को मिली पारुल की, क्या था ये सब? ये टॉर्चर तो वो कर रहे थे उसे काफ़ी समय से, पैसे, क्योंकि शादी के थोड़े दिन बाद ही शुरू कर दिया था उन्होंने ये सब कुछ। पैसे मंगाओ, पैसे लाओ, ये वो। अब जो ये वीडियो की बात है, इस बारे में तो हमें पता ही नहीं था कि क्या वीडियो वहाँ पे बना रही हैं, क्योंकि सारी वीडियो उनके खुद फ़ोन से बरामद की गई हैं। हमारे पास वैसे कोई वीडियो भी नहीं थी जिसमें कि हम ये इस चीज़ को ये कह सकें कि भई नहीं, ये तो प्री प्लानिंग हमने ही लोगों ने करी है। ये तो सब पुलिस के सामने की बात है। क्या आखिरी बार की भी कोई डिमांड थी पारुल त्यागी की यहाँ अपने मायके पक्ष से? नहीं, डिमांड तो उन्होंने जब मना कर दिया लास्ट टाइम पे आके, जब ये 2 ट्विन्स बेबी हुए हैं, उसके बाद जब उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि मैं अब नहीं माँगूँगी अपने घरवालों से कुछ भी, चाहे आप कुछ भी कर लो। उसके बाद से तो चीज़ें छेड़-छाड़ वाली शुरू हुई हैं। जैसे? जैसे कि निर्दोष जो उनका ससुर है, उनसे उन्होंने बोला होगा कि सासू ने बोला होगा नहीं, बोला है, ये चीज़ बताई भी है खुद पारुल ने, कि ये चीज़ बोली है उन्होंने कि आप अब खुद देख लो, ये हमारी बात नहीं मान रही अब। तो जब से छेड़छाड़ शुरू ऐसे करनी शुरू की है उन्होंने कि आप हाथ टच कर दिया, हाथ पे हाथ लगा दिया, कंधे से कंधा लगा दिया,
हल्का सा जैसे बच्चों को गोदी में ले रखे हैं पारुल दीदी ने और बोला कि ला मुझे दे दे, नोनू को मुझे दे, काशू को, जैसे गोदी में बच्चे को ले लेते तो ब्रेस्ट को ऐसे टच कर लिया, ये सब चीजें शुरू हुई। हाँ, उसके बाद अभी जो लास्ट में क्या मामला था, ये जो अभी पारुल त्यागी की जो मौत हुई? ये पारुल त्यागी जी की मौत इस वजह से हुई है क्योंकि 22 मई की बात है। वो 22 मई का जो काला दिन है वो ये था कि सुबह के टाइम भी निर्दोष ने उसे टच किया था ब्रेस्ट पे, और ये बात उसने नीतीश को जाकर तुरंत कमरे में बताई थी कि मुझे पापा जी ने ऐसे ब्रेस्ट पे टच किया है। तो नीतीश ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसे पता था कि ललिता तेरी सासू, क्योंकि वो टॉर्चर तो उसे करते आए हैं। देखो मैं बार-बार इसे टॉर्चर उन्होंने उसे करा है कि उसे पता था कि अगर तू अपनी सासू से बताएगी, अपनी ननद से बताएगी, वो तो तेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए एक ऑप्शन बचा नीतीश। इसलिए उन्होंने नीतीश को बोला ये चीज़ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसने मना कर दिया, नहीं पापा ऐसा नहीं कर सकते। वो लड़की वहाँ पे चुप हो गई। उसने सोचा कि मैं अब मैं किससे कहूँ इस चीज़ को? ये इन्होंने तो मेरी आवाज़ दबा रहे हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि तेरे साथ आज ही ये ज़बरदस्ती ये करेगा। तेरे साथ ये बलात्कार करने की कोशिश करेगा। ये बात तो पारुल ने खुद अपने मुँह से अपनी वीडियो में ये बता रखा है कि उसने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। उसके बाद क्या? उसके बाद तो ये फिर वहाँ से भागी है, जैसे भी मतलब धक्का-मुक्की जो भी इन दोनों के बीच में हुआ है वहाँ से, ये जैसे ही इसे मौका मिला ये वहाँ से भागी। मौका कैसे मिला कि इनके 2 छोटे बच्चे हैं, नोनू और काशू, जो ट्विन्स हुए थे, तो वो घर पे ही थे। बाकी काकू जो था बड़ा बेटा और जो ललिता सास थी वो अपने अस्पताल गई हुई थी अपनी बेटी के घर। तो क्या होता है कि ये आता है ससुर, पहले चाय माँगता है, फिर मतलब कुछ ना कुछ बोलना शुरू करता है। दीदी को समझ आ रही थी चीज़ें क्योंकि उनके साथ ये चीज़ें हो रही थी। तो उसने आके पीछे से पहले उनका कुर्ता उठाया। कुर्ता उठाया, बोला दिखा तेरे कहाँ चोट लग रही है। उन्होंने कुर्ता झटका अपना, बोला मेरे कहीं चोट नहीं लग रही, मेरे ठीक है। फिर ये कहता-कहता फिर उसने बोला कि तेरी ब्रेस्ट में गाँठ है ना? फिर दिखा वो गाँठ कहाँ है? मतलब ये सारी चीज़ें शुरू हुई। मतलब उसने जितना भी हो सका उसने करा, लेकिन वहाँ पे होता क्या है जिससे पारुल बची कि वहाँ पे उनका जो छोटा बच्चा है ना नोनू, वो रोता-रोता किचन में आ जाता है क्योंकि दीदी किचन में थी, बच्चों के लिए पास्ता बना रही थी। तो जब वो आ गया तो उसके सामने वो नहीं करना चाहता था, तो उसने नोनू को वहाँ से उठा के वहाँ ले गया अपने रूम में। तो जब पारुल को मौका लगा तब पारुल वहाँ से तुरंत भाग गई और भागकर वो नीतीश के अपनी जो उनकी दुकान है निधि इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ दुकान पर गई। दुकान पर जाने के बाद ये रुकी नहीं, दुकान में सीधा अंदर गई। ये बात तो वहाँ तो कैमरे भी लगे हुए हैं सारे में। ये तो आपको प्रूफ मिल ही जाएगा, सब जगह आजकल कैमरे हैं, किस टाइम वहाँ से भागी है, किस क्या हालत में हुआ भागी फिर? है। उसके बाद ये वहाँ पे पहुँची है, वहाँ पे जाने के बाद नीतीश ने बोला क्या हुआ, क्या हुआ, तेरी हालत कैसे? बोली वो रो रही थी, बदहवास हालत में थी। उसने बताया कि मेरे साथ ये घटना घटी है, पापा ने मेरे साथ ये करने की कोशिश की है, मैं बड़ी मुश्किल से बचा के अपने आप को यहाँ आई हूँ। तो पारुल नीतीश ने उस टाइम पे उसका धैर्य बांधा कि मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा, तू चिंता मत कर। तो अपनी माता, जो इनकी माता जी हैं ललिता, इन्होंने फ़ोन करा ललिता को जो कि अस्पताल में थी काकू के साथ। तो जब उन्होंने बताया ये चीज़ कि भई मेरी पारुल के साथ पापा ने ऐसा क्यों किया, उनसे आप फ़ोन करके पूछो ये उन्होंने ऐसा क्यों करा पारुल के साथ। हाँ, उसके बाद? उसके बाद पता नहीं फिर उन दोनों के बीच क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, मुझे नहीं पता कुछ भी उसके बाद। फिर ये यहाँ वहाँ से घर जाते हैं, देखते हैं तो निर्दोष वहाँ से फरार है। वहाँ निर्दोष नहीं मिलता इन्हें घर पे। घर पे निर्दोष नहीं मिलता, फिर ये ट्रैक व्रैक कॉल करते हैं, फिर इसे वृंदावन से पकड़ा जाता है किसी आश्रम से। ये भी सारे एविडेंस है, देखो पता चल जाएगा कि सत्य तो सत्य है, कोई नहीं मिटा सकता उस चीज़ मौत को। होने के बाद का क्या था? किसके बाद? पारुल त्यागी की मौत होने के बाद क्या रहा? फारूक त्यागी की मौत होने के बाद तो ये रहा है जी, हमारी कार्रवाई तो कुछ करी नहीं है। अगर पुलिस वालों की बात करी जाए तो उन्होंने हमें गुमराह कराया, लगातार गुमराह हमें वो करते रहे हैं। और अगर नीतीश भी सच्चा होता तो वो डेड बॉडी, हम बेशक डेड बॉडी लेके आए हैं अपने घर, वो हमारे पास तो आता, लेकिन उसने पूरा साथ दिया है उनका। और मैं इससे पहले थोड़ा इंटरप्ट करूंगी, इससे पहले कि आपको बात बताऊंगी, क्योंकि जब मैं वहाँ पे पहुंची हूँ हॉस्पिटल में, गंगाराम हॉस्पिटल में जहाँ पर एडमिट थी, मुझे भी पहुंचने में 2 घंटे लगे हैं पूरे। मुझे ये इन्फॉर्मेशन सुधीर त्यागी जो नीतीश के मामा हैं उनसे मिली थी कि गंगाराम हॉस्पिटल में है लड़की। तो जब मैं वहाँ पे पहुंची हूँ तो मुझे भी 2 घंटे लगे हैं पहुंचने में। 2 घंटे, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 2 घंटे मेरे पहले से थी तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता था, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं चला। मेरे डॉक्टर के कहने पर जब ट्रीटमेंट शुरू करा था, उससे पहले तो पारुल मेरा हाथ पकड़ के भाभी भाभी करके चिल्ला रही थी, तड़प रही थी।
बुरी हालत में थी। और वो नीतीश बार बार मेरे सामने भी, अभी तू ड्रामे कर रही है, भाभी को देखते तेरे ड्रामे शुरू हो जाते हैं, तेरे फिर से ड्रामे शुरू हो गए, तू फिर नाटक कर रही है। अब आप ये सोचो, जिस जिस लड़की की ये कंडीशन है ना, वो जीने में है ना मरने में है, और वो आदमी, फिर मैंने उसको बोला कि यहीं पे चुप हो जा। और सर वहां पे भी इतना नहीं है, ये इनफ नहीं है। हमने पुलिस वालों को कॉल तभी कर दिया था जब हम वहां पहुंचे, हमने पुलिस वालों को कॉल तब भी कर दिया था। लेकिन मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है, मैंने ये वीडियो, आपने पारुल त्यागी की भी ये वीडियो देखी होगी कि जो नीतीश त्यागी के जो मामा है सुधीर त्यागी, उनका परमेश वर्मा के साथ बहुत अच्छा कांटेक्ट है, क्योंकि वो उनके पीए हैं। तो वहीं से ही उन्होंने ये चीजें सारी खराब उसी दिन से शुरू कर दी थी। क्योंकि अगर उसका सही टाइम पर ट्रीटमेंट होता, तो अगर टाइम पे ये पहुंचते पुलिस वाले, तो वो अपना बयान देती। वो बयान ना दे पाए, इसलिए उसका ट्रीटमेंट रुकवा दिया गया। हमारे हजारों कॉल करने के बाद भी वहां पे पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस पहुंची है जब हमारी पारुल मर चुकी। इंदापुर थाने में आप लोग गए तो वहाँ क्या पोजीशन थी? विंदापुर थाने में जब हम वहाँ पहुंचे, ये 10 तारीख की बात है, जब ये सब कुछ घटना घटी, तो हम उसके बाद जब वहाँ पहुंचे, वहाँ पहुंचने के बाद हमने, आप उम्मीद लगा सकते हैं, जिसकी इतनी प्यारी बेटी, इतनी प्यारी ननन, ये सब कुछ झेला हो, तो मतलब इंसान क्या ही किसी हालत में रहेगा करने की। लेकिन मैंने फिर भी बहुत कोशिश की, मैं एप्लीकेशन लिख रही थी। लेकिन वो जो रणधीर सिंह है, जो वहाँ का थानेदार का उसका थाने का आईओ है, मैं आपके लिए बैठा रहूंगा, मैं आपका इंतजार करूंगा, मेरे बच्चे नहीं है क्या, मैं यहीं रहूंगा, मैं रात के 1 बजे तक यहीं रहूंगा क्या, मैं तुम्हारे लिए यहीं खड़ा रहूंगा क्या। उसने इस तरीके से हमारे साथ बर्ताव करा। बोला जाओ, अब कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी जाएगी, सुबह आना, सुबह होगी कार्रवाई, अब कोई एप्लीकेशन। हमें जी वहां से भगा दिया गया। हमारी एप्लीकेशन, हमारी पारुल 10 तारीख में खत्म हुई थी। पूरा दिन हमारे पास था, क्योंकि 4-5 बजे के करीब हमारी पारुल खत्म हुई है। उसके बाद से, और उससे पहले हमने कॉल कर दिया था, लेकिन पुलिस वहां पे नहीं पहुंची। इसका आप संबंध जोड़ सकते हैं पूरा पूरा। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि वहीं से ही स्टार्ट होता है सारा, वहीं से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ है। परवेश वर्मा का, सुधीर त्यागी का, वहां से सब कुछ स्टार्ट होता है, वहीं से ही कार्रवाई रोकी गई है शुरू से ही। किसी चैनल को फोन किया? चैनल को मैंने फ़ोन किया, मैंने आज तक वालों को कॉल किया, मैंने आज तक वालों को कई कॉल किए, लेकिन आज तक वालों ने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। मैंने कॉल किया, लेकिन एक जो हमारे जेएनएन न्यूज़ है, हमारी बहन है, हमारे भाई हैं ओमपाल जी, उन्होंने हमारी मदद की है, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। और मैं आप सभी देशवासियों से भी ये गुहार लगाती हूँ कि हमारी मदद करें, इस पारुल बेटी को इंसाफ दिलाएं।